गाइस, वेलकम बैक। अब ये वीडियो है मेरा लास्ट लेक्चर इकोनॉमिक्स का एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ रिवीजन। ऑलरेडी आप लोग मुझसे 4 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। होप इट वाज वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। नाउ इंडियन इकोनॉमी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा तकलीफ देने वाला चैप्टर है स्टूडेंट्स के लिए, फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा सीधा चैप्टर है। इस चैप्टर से अगर मैं लास्ट पेपर्स के एनालिसिस की बात करूं तो एटलीस्ट 5 to 6 एमसीक्यूज आने वाले हैं। यस, 5 to 6 एमसीक्यूज, मैक्सिमम 6 एमसीक्यूज मैं इस चैप्टर से एक्सपेक्ट करता हूं और पास अटेम्प्ट्स के पेपर्स में आए भी हैं। ठीक है, नाउ मैंने इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर यू बेटर लर्निंग। बार बार बोलता रहता हूं। नाउ अच्छा, इसका टेस्ट आज है नाइट में 9 o'clock। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लो। नाउ इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, प्लीज संभालना। ठीक है, रात को मिलते हैं। इस चैप्टर को रिवाइज करने के बाद देखते हैं कि आपका हमारा टेस्ट योद्धा सीरीज का इजी जाता है या नहीं जाता है। नाउ और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में डिफिकल्टी कहाँ होती है और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे पार्ट ए एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, पार्ट बी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे, पार्ट सी सर्विस सेक्टर के बारे में बात करेंगे, पार्ट डी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि कंसेप्चुअल है, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 4 पार्ट्स में आई हैव डिवाइडेड। सर 6 एमसीक्यूज अगर आप कह रहे हैं तो एनालिसिस क्या है, कौन से टॉपिक से कितने एमसीक्यूज आएंगे। अब देखो, चैप्टर के अंदर से तो कुछ भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, बट जो पास्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मिला के 2 to 3 एमसीक्यूज कंफर्म्ड है। अब 2 एमसीक्यूज पकड़ ही लो, मिनिमम तो आना ही आना है, गारंटी है। आज तक आए हैं, 3 भी आ सकते हैं, पर आप 2 एमसीक्यूज पकड़ के चलो। नाउ उसके बाद 2 एमसीक्यूज आपको मैन्युफैक्चरिंग से आ जाएंगे, एक एमसीक्यू आपको एग्रीकल्चर से आ जाएगा और एक एमसीक्यू आपको सर्विस सेक्टर से आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये बाइफर्केशन है, और ये मैं तुक्का नहीं मार रहा हूं। मेरी सारी एनालिसिस आप लोगों के लिए है फ्रॉम पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चंस। ठीक है, फाइन। बिफोर आई स्टार्ट विथ, क्योंकि थियोरेटिकल है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बट न्यूज़ पेपर और पॉडकास्ट के जैसा आप मुझे सुनिएगा। नाउ बट इसमें स्टूडेंट्स को तकलीफ कहाँ होती है, ये करंट अफेयर्स जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एग्रीकल्चर में और मैन्युफैक्चरिंग में मोस्टली क्वेश्चंस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे आते हैं। यस, कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, व्हाट पॉलिसीज दे हैव स्टार्टेड, वो फार्मर्स के लिए कौन से पॉलिसीज लगा रहे हैं उनकी इनकम्स को सपोर्ट करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन इनिशिएटिव्स का नाम क्या है। अच्छा, हाँ जी, तो दैट वे दे आस्क इनिशिएटिव्स। तो इनिशिएटिव्स लॉजिकली देखा जाए तो करंट अफेयर्स बन जाता है, प्लीज उससे टेक केयर करना। उसके बाद पार्ट डी एग्जाम्पल बेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, स्टूडेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल। सर्विस सेक्टर से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, रीजन बिंग की मेजॉरिटी सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पे चलते हैं। क्यों चलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ शुरू करते हैं एक एक करके, प्लीज सुनना। नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर, जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं ना गाइज, मैंने इसे चैप्टर का नाम ही देखो क्या है, इंडियन इकोनॉमी। हम इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के बिजनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर। सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया की कोई भी इकोनॉमी हो, इकोनॉमी मतलब आप कंट्री पकड़ सकते हो, इट्स अ कंट्री, बराबर, इट्स अ नेशन। नाउ कोई कंट्री डेवलप्ड है, कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है, कोई कंट्री डेवलपिंग है, दुनिया की कोई भी देश हो, बराबर। हर कंट्री का इकोनॉमी 3 सेक्टर्स को मिला के बनता है, एक तो एग्रीकल्चर, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विस सेक्टर, जिसे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कहते हैं। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर को एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट सेक्टर। यस, अब है ना, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पे तीनों ना हो। यस, इनकी रेशो अलग अलग हो सकती है, जैसे कुछ लोग
मैन्युफैक्चरिंग पे, कुछ कंट्रियों का नेशनल इनकम या कुछ कंट्रीज का डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा है, बराबर। कुछ कंट्रीज एग्रीकल्चर पे हाईली डिपेंडेंट है और कुछ कंट्रीज सर्विस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बराबर। ऑब्वियसली नाउ बट हमारा इंडिया, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, कोई फॉरेन इकोनॉमी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। हमारे इंडिया में इनकी क्या हालत है, हम किसके ऊपर हाईली डिपेंडेंट है, हमारी गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को, कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, कौन सा सेक्टर डाउन जा रहा है, और गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, बस आपको इन सब के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑल ऑफ यू, तो शुरू करें, पक्का, ठीक है। तो मैं आपको 2 पॉइंट पहले ही बता दूं, फिर मैं उन सेक्टर्स में बताता रहूंगा। नाउ हमारा इंडिया अब कौन सा इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग की सर्विस सेक्टर, सबसे पहला पॉइंट। और ये क्वेश्चन एक्चुअली है, ठीक है गाइस। इंडिया अब अग्रेरियन इकोनॉमी नहीं है। आप स्टूडेंट्स को पूछेंगे ना तो मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। गाइस वो जमाना चला गया, अब अपने आप को अपडेट करो। 2000 के बाद इंडिया बहुत बदला है इन 24 सालों में, बराबर। वी आर इन 2024। हाँ, नो डाउट 2000 से पहले आप कह सकते हो कि हमारा मेन सेक्टर एग्रीकल्चर था, लेकिन अब एग्रीकल्चर नहीं है। नाउ इंडिया इज अ सर्विस इकोनॉमी, ठीक है। अब हम किसके ऊपर हाईली डिपेंडेंट है, सर्विस सेक्टर के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है। सर आप ये कैसे कह सकते हो, अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये कैसे पता चलता है। गाइस नेशनल इनकम से, हमारे जो कंट्री का नेशनल इनकम है, जो आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, वो इनकम आती कहां से है, इन तीनों सेक्टर से ही तो मिला के आती है, हाँ कि ना। यस, एट प्रेजेंट देखा जाए, डोंट कैच मी इन द एक्चुअल फिगर्स नाउ, अप्रॉक्स 54% नेशनल इनकम, देश की इनकम का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है। कोई जमाना था जब एग्रीकल्चर से 54% आता था, मतलब सर्विस सेक्टर पे हम हाईली डिपेंडेंट है, हमारी देश की आधी से ज्यादा इनकम सर्विस सेक्टर से आती है, तो हम कह सकते हैं कि वी आर ए सर्विस इकोनॉमी नाउ। यस, नाउ एग्रीकल्चर अप्रॉक्स 20% तक आता है, ठीक है। तो 74 हो गया कि नहीं, यस। अब 100 में से 74 निकाल दो आप, तो कितना बचा, अप्रॉक्स 26%, है ना। 26% ही तो बचा। यस, ये मैन्युफैक्चरिंग आज तक कभी भी इंडिया में एकदम से डेवलप हुआ ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही स्लो ग्रो कर रहा है फ्रॉम सिंस इंडिपेंडेंस। नो डाउट ग्रो कर रहा है, बट इट्स अ स्लो ग्रोथ, बराबर। हम पहले एग्रीकल्चर अग्रेरियन इकोनॉमी थे और फिर अचानक से जंप कर गए सर्विस पे। इंडिया ना, बराबर, एकदम एक्सेप्शन रहता है हमेशा है ना। नाउ नॉर्मली इकोनॉमिस्ट लोगों का मानना है कि हमेशा देश जो अंडर डेवलप्ड होते हैं, पुअर कंट्रीज होती हैं, अंडर डेवलप कह लो, पुअर कंट्रीज कह लो, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती हैं, फिर वो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग पे जाती हैं, बराबर। हाँ, हमने मैन्युफैक्चरिंग वैसे ही चल रहा है, स्लो स्लो ट्रेन, ठीक है। नाउ सर्विस सेक्टर स्पीड में दौड़ रहा है, अचानक से हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट हो गई, बराबर। और ये नेशनल इनकम से पता चलता है, जीडीपी से। नेशनल इनकम कह लो, जीडीपी कह लो, एक ही बात है, बराबर। तो दो बातें, इंडिया इज अ सर्विस इकोनॉमी नाउ, ठीक है। इंडिया वाज एग्रेरियन इकोनॉमी नाउ, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर इन इंडिया इज सर्विस सेक्टर। जीडीपी में 50 मोर देन हाफ कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, याद रहेगा। यस, रैपिड रिवीजन है, फटाफट फटाफट बताऊंगा सारी चीजें। ओके सर, नाउ अब देखो सेक्टर में चलते हैं, और भी बहुत सारी बातें कर लेंगे, लेकिन सेक्टर के अंदर करेंगे। नाउ सबसे पहला एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली नाउ, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और एक एग्रीकल्चर का डेफिनेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्टर। अब जब मैं प्राइमरी सेक्टर कहता हूं तो स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ खेती बाड़ी, फार्मिंग। नहीं गाइस, एग्रीकल्चर का मतलब है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स, हर वो चीज जो कुदरती है, नेचुरल है, इट्स एन एग्रीकल्चर, याद रहेगा। तो आपको नए नए एग्जाम्पल्स आ जाए तो आप ये देखना कि कौन सा नेचुरल है, ठीक है, वो सारे एग्रीकल्चर होता है। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, एग्रीकल्चर मतलब हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब आपके लिए फार्मिंग, ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, क्रॉप्स, स्पाइसेस, बराबर है, मेडिकल प्लांट्स एक्सेट्रा। फिशिकल्चर, बराबर, फिशिकल्चर मतलब फिशरीज, ठीक है, मच्छी मार्केट, फिश मार्केट्स, ये सब एग्रीकल्चर है, क्योंकि फिश इज अ नेचर, नेचुरल है, प्रोसेसिंग की है क्या, मैनमेड है क्या ना, समंदर से पकड़ के लाते हैं और बेचते हैं, फिशिकल्चर, बराबर। एनिमल हस्बेंड्री मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क बिजनेस,
बराबर है। पोल्ट्री फार्म्स, अरे मुर्गी से निकला अंडा, अंडे से निकली मुर्गी ठीक है, या फिर संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ठीक है ना। यू पीपल आर वॉचिंग दिस ऑल एड्स, मिल्क, पोल्ट्री फार्म्स, पिग रेयरिंग, ठीक है ना, ओके एक्सेट्रा। ये सारा एनिमल रिलेटेड कोई भी बिजनेस, ये सब एग्रीकल्चर है। नाउ सेरिकल्चर, सिल्क वॉर्म्स, इसके ऊपर तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। नाउ सेरिकल्चर, सिल्क वर्म्स, सिल्क के कपड़े बनते हैं, यस तो सिल्क वर्म्स को पालना, यू कैन से रेजिंग सिल्क वर्म्स। देन माइनिंग एंड क्वेरिंग, जमीन खुदाई करके कोई भी नेचुरल रिसोर्स निकालना, इट कैन बी क्रूड ऑयल, ऑयल, कोल, ठीक है, आयरन और ना, ये सारी चीजें जो जमीन से खुदाई करके निकल रही हैं, ठीक है, इसे माइनिंग एंड क्वेरिंग कहते हैं। ये भी तो कुदरती है ना, यस ना। तो हर वो चीज जो नेचुरल है वो एग्रीकल्चर है, सिर्फ खेतीबाड़ी से जुड़ा नहीं है। एग्रीकल्चर इज अ वेरी ब्रॉडर सेक्टर, इसे से कहते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है नाउ। तो आप ये डेफिनेशन, ये मीनिंग याद रखेंगे, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये संभाल लेना। आ गया तो बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। अब आ जाओ एग्रीकल्चर रिलेटेड दो तीन इंपॉर्टेंस कि भाई हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आपको 3 पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं हर टॉपिक में, एक डेफिनेशन, एक उसका इंपॉर्टेंस में एक दो बातें करेंगे और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, और फटाफट खत्म करेंगे क्योंकि चैप्टर सब कुछ आपने पढ़ रखा है ना। इंपॉर्टेंस भाई 2 या 3 बातें करूंगा। एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी जिंदगी इसके ऊपर चल रही है, लाइवलीहुड, बिकॉज एग्रीकल्चर सप्लाई फूड एंड फॉडर, हाँ कि ना, खाने पीने की सप्लाई एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, यस बराबर, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही आता है, बराबर, यस। तीसरा, एग्रीकल्चर आज भी इंडिया में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, संभाल लेना जरा, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इन विच सेक्टर, ठीक है, एट प्रेजेंट इन विच सेक्टर, ठीक है, पीपल आर एम्प्लॉयड मोर, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर कौन सा है, एग्रीकल्चर। सर अभी तो आप सर्विस बोले, सर्विस ग्रोथ में है, बस यही तो हमारे इंडिया का बैड लक रह गया है। जो सेक्टर हमारे इंडिया में ग्रो कर रहा है उसी में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो आज भी हमारी करीबन 45 to 48% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ऐसा डेटा बताता है। तो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर, ओके ना। अब आ जाओ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, देखो कितने छोटी छोटी बातें हैं, टू द पॉइंट, बस आराम से शांति से आप मेरे लेक्चर सुनो और एग्जाम दे दो यार, तुम टेस्ट दिया करो बस, ठीक है। या मेगा फूड पार्क्स, अब देखो मैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव चालू कर रहा हूं, 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। मेगा फूड पार्क्स, मेगा फूड पार्क्स बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, ठीक है, 2008 में ये कंसेप्ट लाया गया था। मेगा फूड पार्क्स, ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक तरीका बनाया है, ठीक है, जहां पर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरर दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से मिल सकते हैं और एक दूसरे के साथ टाई अप करके बिजनेस कर सकते हैं। देखो इंडस्ट्रीज है ना, हमेशा प्रोसेसिंग का काम करती हैं, मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए रॉ मटेरियल कौन देता है, फार्मर्स। पहले क्या होता था, फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में ना बिचौलिए होते थे, कमीशन एजेंट्स, तो वो लोग फार्मर्स को बहुत ही लूटते थे, मतलब एक्सप्लॉइट करते थे, उनको रेम्यूनरेशन कम मिलता था। गवर्नमेंट ने इस बार ऐसे कंसेप्ट निकाले कि भाई कमीशन एजेंट्स बीच में से हट जाओ, बराबर है, दोनों एक दूसरे को मिलो, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर, और एक दूसरे के साथ डील करो, टाइप करो। इससे क्या हुआ, जब मिडलमैन निकल गए तो फार्मर्स का बार्गेनिंग पावर बढ़ गया, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स को अपने इनके हिसाब से प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है वो फार्मर्स को पता चल सकती हैं, वो उसके हिसाब से क्वालिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स हुए, बराबर। नाउ जब ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आंध्र प्रदेश में चालू हुआ था, द फर्स्ट मेगा फूड पार्क वाज स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन इसके सक्सेस होने के बाद मेगा फूड पार्क्स काफी स्टेट्स में बनाए गए, लेकिन नया नया कंसेप्ट है, 2008 में आया है, इंडिया आज भी बहुत बड़ा देश है, आज तक टोटल 24 मेगा फूड पार्क्स बने हैं, बस, यस
काम थोड़ा स्लो है बट ठीक है, बट सक्सेस रेट अच्छी है। तो 24 मेगा फूड पार्क्स बने हैं आज तक, ठीक है। नाउ सबसे पहला मेगा फूड पार्क बना था आंध्र प्रदेश में इन 2008 एट चित्तूर। तो आपको दो बातें याद रखनी है, बाकी सब छोड़ दो। नाउ सी पॉइंट, द फर्स्ट मेगा फूड पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन आंध्र प्रदेश in the area or city called Chittur. Now, and at present there are total 24 mega food parks. बराबर है। सर व्हाट इज मेगा फूड पार्क्स? बहुत सिंपल, डायरेक्ट लिंकेज, बराबर, फ्रॉम फार्म टू प्रोसेसिंग, फ्रॉम फार्म टू प्रोसेसिंग। तो मेगा फूड पार्क्स जोन बनाए, ऐसे समझ लो एक जोन बनाया है, बराबर, जहां पे मैन्युफैक्चरर्स और किसान, फार्मर्स दोनों मिलेंगे। मैं जब किसान बोलता हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एग्रीकल्चर, वो लोग भी आ सकते हैं, फिशी कल्चर, बराबर, फिश के भी बहुत सारे प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स, फिश ऑयल बनता है, बराबर, बहुत ही कॉस्टली ऑयल एंड फेमस ऑयल इज सैल्मन फिश ऑयल। तो फिश कैच करके फैक्ट्रियों में भी जाती हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मेगा फूड पार्क समझा, ये दो पॉइंट आपको पढ़ने हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन, आहा, ग्रीन रिवोल्यूशन पे भी एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन का टेक्निकल नाम है हाई येल्ड वैरायटी, ठीक है, रेजिम यू कैन से। टेक्निकल नाम जब गवर्नमेंट ने 1966 में ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था, ठीक है, इसके पीछे की बहुत बड़ी हिस्ट्री है बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है, ठीक है। नाउ ग्रीन रिवोल्यूशन 1966 में स्टार्ट हुआ था ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और बूस्ट कर सके, और मेजरली 2 क्रॉप से फोकस किया गया था, राइस एंड वीट। हालांकि ऐसा कहते हैं कि राइस, वीट, जवार, बाजरा, मेज से फोकस हुआ था, बट कुछ बुक्स कहती हैं राइस एंड वीट, तो हम राइस एंड वीट पकड़ लेते हैं नाउ। और ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत सक्सेसफुल रहा। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले हमारी इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड होते हुए भी, ठीक है, हमारे इंडिया में डिमांड के सामने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम था, ठीक है। इतना स्कैरसिटी था कि हमको इंपोर्ट करना पड़ता था यूएस से, ठीक है, यूएस और अदर कंट्रीज से। तो फिर ग्रीन रिवोल्यूशन, हमारे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, सल्यूट टू देम, डॉक्टर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम नहीं, स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जिसे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने ये आइडिया दिया कि फार्मर्स को अब मॉडर्नाइजेशन टेक्निक समझाने की ज़रूरत है, उनको हाई यील्ड वैरायटी, अच्छी क्वालिटी सीड्स देने की ज़रूरत है, तो ही वो कर पाएंगे। उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई आप ट्रेडिशनल टेक्निक्स छोड़ो। और भी बहुत सारी चीज़ें, केमिकल्स का यूज़ किया गया, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया, देयर आर मेनी अदर थिंग, बट द ओवरऑल रिजल्ट वाज फैबुलस, ठीक है। वीट का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हुआ कि हम जो फूड डेफिशिएंट कंट्री थे वो फूड सरप्लस कंट्री में कन्वर्ट हो गए। इतना ही नहीं, पूरी इंडियंस को बराबर फूड स्कैरसिटी से बाहर निकाला, और हमने काफ़ी सारे फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट भी किए। जबरदस्त। ये ग्रीन रिवोल्यूशन याद रखा जाएगा। 1966 में आज भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो कुछ इस तरीके से था, ग्रीन रिवोल्यूशन बराबर was is also called, तो हाई यील्ड वैरायटी रिवोल्यूशन, HYV कहते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म HYV, तो ये संभाल लेना, ठीक है। इसे वीट रिवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि वीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ था, पर वो सब निकनेम्स है, ठीक है। नाउ अच्छा, हु वाज द फादर? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है, इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। बस आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी सब ठीक ठाक है। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए, करीबन 10 टाइप के रिवोल्यूशंस हुए थे, ठीक है। थोड़ा सा नाम समझाने की कोशिश करूं। ग्रीन रिवोल्यूशन फार्म से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड, बराबर। फिर उसके बाद में वाइट रिवोल्यूशन आगे आने ही वाला है, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। ये देखो, नेक्स्ट ऑपरेशन फ्लड, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ऑपरेशन फ्लड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट रिवोल्यूशन। अब आपको कलर से समझ में आ रहा होगा, या इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो मिल्क प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, वो तो प्रोसेस्ड है। मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 10x 1970 में, ठीक है, व्हाइट रिवोल्यूशन लॉन्च हुआ था, जिसे, लेकिन व्हाइट रिवोल्यूशन ये नाम लोगों ने दिया क्योंकि मिल्क का कलर व्हाइट है, बट द टेक्निकल नेम इज ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड थोड़ा नाम मैच नहीं होता, राइट? यस, मतलब हम दूध की बाढ़ लेकर आएंगे, बराबर है, दूध की बाढ़ें आ जाएंगी इंडिया में,
ना ऑपरेशन फ्लड, और इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड थे वो थे वर्गीस कुरियन। और गाइस ये रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी के कारण अमूल, बराबर ना, जो कंपनी है वो वर्गीस कुरियन वगैरह ने स्टार्ट करी थी। तो आज भी जिसका बटर इंडिया में फेमस है, ठीक है, आइसक्रीम्स हैं, आज तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है। अमूल हैज़ बिन कंपनी वाज डेवलप्ड अंडर दिस ऑपरेशन फ्लड, इन दोनों का कुछ डायरेक्टली लिंकअप है, ठीक है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो आप लोग को सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हाइट रिवोल्यूशन, यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और वर्गीस कुरियन इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट, इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। और भी बहुत रिवोल्यूशन आए थे लेकिन आज तक कभी पूछे नहीं गए, ये दो रिवोल्यूशन पूछे गए थे। नाउ फिर एक और रिवोल्यूशन था गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन टू इंक्रीज हनी प्रोडक्शन। फिर एक और था ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन ये रहा मत्स्य योजना, इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। मत्स्य योजना, ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू मतलब पानी, वाटर रिवोल्यूशन मतलब टू इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन, ठीक है। मत्स्य योजना बहुत सारे नाम है, मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। मत्स्य मतलब फिश, इट्स अ हिंदी वर्ड, आजकल हिंदी का ट्रेंड चल रहा है नाम रखने के। ना मत्स्य योजना, हमने भी देखो नाम रखा है योद्धा सीरीज, राइट, यस, ओके। मत्स्य योजना, ब्लू रिवोल्यूशन टू इंक्रीज, बराबर, फिश प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। बस इतना याद रखो, आपको प्रोग्राम्स के नाम याद होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन हमेशा क्वेश्चन में दिए जाएंगे, हमेशा 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन होगा जिसमें ये बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया होगा, पता नहीं क्या ही लिख रहे होंगे, लेकिन आप पंच वर्ड्स को पकड़ के टिक मार्क करके आइयो, ठीक है। मत्स्य योजना इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन आज तक नहीं पूछा, फिर इट्स हनी प्रोडक्शन, फिर येलो रिवोल्यूशन और टू इंक्रीज ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन, तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑयल सीड्स, जैसे मस्टर्ड है, फिर ग्राउंडनट है, फिर सीसम है, ठीक है, देयर आर मेनी अदर जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ना, उनके प्रोडक्शन को, ऑयल सीड्स को बढ़ाने के लिए। क्योंकि सर तो फिर इसका येलो रिवोल्यूशन क्यों कहते हैं, अगर आप देखोगे तो ऑयल का कलर येलो होता है, येलोइश होता है, इससे येलो रिवोल्यूशन। अच्छा, फिर एक रिवोल्यूशन आया था पिंक रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, मतलब मीट, पोल्ट्री, बराबर है, चिकन मटन, ये सारी चीज़ों का, ये सब प्रोसेसिंग। फिर एक और रिवोल्यूशन था इंडिया में, गोल्डन क्या बोलते हैं उसे, गोल्डन थ्रेड, गोल्डन रोप रिवोल्यूशन, गोल्डन रोप कहते हैं वो जूट का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, यस, बहुत सारे रिवोल्यूशंस आए हुए हैं ना, बट इनके बारे में ऐसा कभी पूछा नहीं है। तो मैंने आपको 3 रिवोल्यूशन तो यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद है प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, वाह 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 वाह। बीमा का मतलब होता है इंश्योरेंस, मैंने कहा ना हिंदी ट्रेंड चल रहा है मोदी सरकार के राज में, राइट। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, प्रधानमंत्री इंश्योरेंस। फार्मर्स का आज भी आप लोग को पता है कि आज भी हमारा एग्रीकल्चर, फार्मिंग मॉनसून पे डिपेंड है ना, नेचर पे डिपेंड है। नाउ बारिश होगी तो खेती अच्छी होगी, ज़्यादा बारिश हुई तो भी खेती खत्म हो जाती है ना, कम बारिश होती तो भी, ठीक है, फार्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यार अब फार्मर्स का तो काम ही सीजनल है, अगर एक बार वो सीजन खत्म हो गया तो पूरे साल भर में इनकम खत्म हो जाती है, राइट। तो गवर्नमेंट कहता है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, उन फार्मर्स को इनकम को सपोर्ट करने के लिए, अगर किसी के भी फार्म्स नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसकी वजह से इन्होंने इंश्योरेंस चालू की है, बहुत ज़बरदस्त योजना है ना। तो देखो, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स, है ना, फॉर नेचुरल कैलेमिटीज़। तो प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना। आपको पता है कोविड के बाद टिड्डा अटैक हुआ था, यस, काइट्स अटैक, उन्होंने बहुत सारे खेत खत्म कर दिए थे। अगर इट्स अ नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है, तो फार्मर्स को इंश्योरेंस क्लेम मिलेंगे। FCI, ओहो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। इट इज़ अ गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन गाइस, 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। नाउ FCI का मेन ऑब्जेक्टिव है 2 ही चीज़ें। नाउ एक मेन तो 2 चीज़ें हैं, इंडिया के कोने कोने तक ग्रेन्स की सप्लाई होनी चाहिए, कोई भी कोना नहीं बचना चाहिए। तो फूड सप्लाई का ध्यान ये रखते हैं, फूड सिक्योरिटी
का ध्यान रखते हैं कि कोई भी इंडिया के कोई भी कोने में ऐसा ना हो जाए कि फूड ग्रेन सप्लाई ना हो। तो ही इज़ द रेस्पॉन्सिबल टू सप्लाई। ही इज़ मेंटेनिंग बफर स्टॉक इन द कंट्री। ये बफर स्टॉक खाने का स्टॉक मेंटेन रखते हैं, मतलब खाने पीने का ग्रेन्स एंड ऑल, ठीक है ना। और दे कीप्स ऑन रिपोर्टिंग टू द फूड मिनिस्ट्री। अगर इनको लगता है कि नहीं ये स्टॉक बहुत कम है, पूरा साल नहीं चलेगा, तो फूड मिनिस्ट्री को इंसिस्ट करके इंपोर्ट करवाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी कंट्री में खाने पीने का सामान का शॉर्टेज ना हो। तो इट्स ए सप्लाई चेन ना। तो देखो, मेंटेनिंग बफर स्टॉक्स, प्राइस स्टेबलाइजेशन। ऑफ कोर्स जब शॉर्टेज होती है तो इन्फ्लेशन होता है, तो जब शॉर्टेज इन अगर ये प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो कंट्री में शॉर्टेज ही नहीं होगी, तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, तो प्राइस स्टेबल रहेगा। सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, ये डायरेक्टली पूरा का पूरा स्टोर रूम, मतलब पूरा का पूरा ग्रेन्स फार्मर्स से खरीदते हैं और पूरे इंडिया में सप्लाई करवाते हैं, तो फार्मर्स को एक प्रॉपर प्राइस मिलती है, हाँ कि ना, तो फार्मर्स की इनकम मेंटेन हो जाती है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, तो प्लीज आप ये नाम रखें याद, FCI, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच टेक केयर ऑफ द फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री। ओके, तो FCI आप पढ़ के जाएंगे। नाउ इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एक दो और बता देता हूं। एक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम, MSP। सर अब ये क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम? बहुत सिंपल है। नाउ फार्मर्स के ग्रेन्स को एक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करेगी, उतने पे तो खरीदना ही खरीदना है, मतलब फार्मर्स का बार्गेनिंग पावर बढ़ा रही है। नाउ टू मेक श्योर अ मिनिमम इनकम टू फार्मर्स, बराबर, मिनिमम सपोर्ट, इतना प्राइस पे तो गवर्नमेंट उन फार्मर्स का सारा ग्रेन्स परचेज करने को तैयार है, बराबर। तो इससे फार्मर्स को सिक्योरिटी होती है कि भाई और कोई नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेंट तो खरीदने को तैयार है ना। यस, नाउ ये हो गया एग्रीकल्चर, ठीक है। फटाफट गाइस 10 से 15 मिनट लगते हैं। अब आ जाओ, मैं आपको पास एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस की झलक दिखा देता हूं। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बराबर, रैंडमली नॉट पिक्ड फ्रॉम एनीवेयर। नाउ हु इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? देखा, मैंने कहा ना, पूछा गया है, वर्गीस कुरियन। नाउ which government of India scheme aims to provide comprehensive risk cover, बराबर, और agriculture crops of farmers against non-preventable natural risk from pre-sowing to post-harvest stage? This scheme is also aimed to stabilize the income of the farmer as to ensure the continuous in farming. क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन देखो आप चार चार लाइन का क्वेश्चन, और कितना टेक्निकल लिखते हैं यार, बराबर। गाइस टेंशन नहीं लेना, पैनिक नहीं करना, कुछ पंचिंग वर्ड्स आप हमेशा ढूंढ पाओगे। रिस्क कवर, नेचुरल रिस्क, बराबर ना। किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज अ आंसर, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अभी अभी हमने पढ़ा था। यस ना, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये क्या होता है? यस, ये एक और स्कीम, मैंने कहा ना आप लोग को इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ही यही होती है कि यार इतने सारी पॉलिसीज हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या होता है? गाइस किसानों के खेतों में ना प्रोडक्शन कम होते चला जाता है। व्हाई? बिकॉज देखो, सॉइल हेल्थ, ठीक है, अगर मिट्टी के अंदर, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे, न्यूट्रिशंस लेवल नहीं होगा, तो क्रॉप्स का क्वालिटी बढ़ता नहीं है और प्रोडक्शन कम हो जाती है और फार्मर्स की इनकम गिर जाती है। तो गवर्नमेंट एक स्कीम चालू करी है कि हमारे लोग किसानों के खेतों में जाकर, ठीक है, सॉइल को टेस्ट करेंगे और उनकी खेतों में न्यूट्रिशन लेवल कम है तो उन किसानों को सजेस्ट किया जाएगा कि आप कितना फर्टिलाइजर, कितना खाद आप मिलाएं ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़े और ज़मीनों की न्यूट्रिशन लेवल फिर से इंक्रीज हो। तो आपका हेल्थ चेकअप नहीं है, मिट्टी का हेल्थ चेकअप है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर फार्मर्स को एडवाइस दी जाती है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं तो फिर मिट्टी के डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा और वो प्रिस्क्रिप्शंस देंगे, फार्मर्स फॉलो करेंगे, क्रॉप्स ग्रो करेंगे। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, तो देखो क्या लिखा है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ना यार, सॉइल का हेल्थ देखना है, मिट्टी का हेल्थ, अपना हेल्थ थोड़ी ना। असेस लैंड प्रोडक्टिविटी एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू क्रेडिटर्स ना, क्रेडिटर्स नहीं, फार्मर्स। असेस एडवाइज अ फार्मर अबाउट सॉइल न्यूट्रिशन स्टेटस, यस,
सी इज द आंसर. ठीक है. देन फॉर 25 मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, जवार, बाजरा, पैडी, ईच ईयर. देखो सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव के क्वेश्चंस हैं. द क्रॉप सीजन्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द फॉलोइंग. गवर्नमेंट ऑल्सो ऑर्गेनाइज प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम farmers of these agriculture commodities. What does government announce? जो भी 25 तरीके के मेजर कमोडिटीज हैं जो गवर्नमेंट खुद खरीदने को तैयार है ताकि फार्मर्स की एक मिनिमम इनकम मेंटेन रहे. इट्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम. इट्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम. कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ के प्रोक्यूरमेंट प्राइस लिख के आते हैं ना. डी इज द आंसर. ना फिफ्थ देखो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑक्यूपेशन ऑफ फिशरमैन, मैंने कहा ना मीनिंग पे भी क्वेश्चन आते हैं, इज क्लासिफाइड अंडर सेकेंडरी सेक्टर. फिशरमैन का काम सेकेंडरी सेक्टर की प्राइमरी सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना. अरे फिशिंग कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर ना. यस. एट इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ सेकेंडरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर. वो कह रहे हैं कि जब कंट्री ग्रो कर रहा था तो एग्रीकल्चर नहीं, सेकेंडरी सेक्टर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और आज भी सबसे ज़्यादा लोग इस सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं. बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? गाइस फॉल्स. जब इंडिया ग्रो कर रहा था ना इनिशियल स्टेजेस में आज़ादी के बाद, तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द मेन सेक्टर, नॉट द सेकेंडरी. सेकेंडरी कभी मेन हुआ ही नहीं आज तक. हम उसको मेन बनाना चाहते हैं पर हो नहीं रहा. बराबर. और सबसे ज्यादा आज भी पब्लिक एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है. बराबर. तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स. नॉलेज, यहां पे कंसेप्ट नहीं, नॉलेज काम करेगा आपका. मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड about 10 times between 1951 to 2016. This can be attributed large scale rural development program named. मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने का, बराबर, ठीक है, बढ़ाने का प्रोग्राम कौन सा था? गोल्डन रिवोल्यूशन ना, ये तो हनी से रिलेटेड था. ऑपरेशन फ्लड, दूध संपदा योजना, कैटल एंड डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप. ऑपरेशन फ्लड मैंने कहा ना एग्जाम में आया हुआ है. द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग सिल्क वर्म्स, सिल्क वर्म्स को रेयरिंग करना, बराबर, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, इसे कौन सा नाम दिया गया है? सेरिकल्चर. बराबर. इसी के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर इज ओवर. बराबर. हेलो, तो अब शुरू करते हैं पार्ट बी. फटाफट रैपिड रिवीजन. अब देखो पार्ट बी इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग अ लॉट. बराबर. नाउ क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्पेशलाइज बात क्या है मालूम है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द ओनली सेक्टर एज पर इकोनॉमिस्ट, हाँ, कि यही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पावर है जो आपकी कंट्री को सुपर पावर डेवलप्ड बना सकता है. सर क्यों, ऐसी क्या खास बात है जो एग्रीकल्चर में भी नहीं और सर्विस सेक्टर में भी नहीं? गाइज यही तो बात है. इनफैक्ट मैं ऐसा कहूंगा कि एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर भी मैन्युफैक्चरिंग पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सारी चीज़ों को प्रोसेस, यार एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए ट्रैक्टर्स चाहिए, मशीनरीज चाहिए, वो भी तो मैन्युफैक्चरिंग ही बनाती है. सर्विस सेक्टर को सर्विसेज देने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए. बराबर ना, ठीक है, लैपटॉप्स चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, प्रोजेक्टर्स चाहिए, ये भी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं. सर्विस सेक्टर में भी सर्विस देने के लिए वी वांट सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स, वो भी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं. मैन्युफैक्चरिंग आपको सब कुछ दे सकती है, लेकिन इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नंबर 3 पे आता है. ठीक है, इट इज़ द वीकेस्ट सेक्टर. बराबर. इससे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रही है कि कुछ भी करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या हो, डेवलप्ड हो. बराबर. यस. नाउ गवर्नमेंट एक चीज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किन सेक्टर्स को डेवलप करना चाहती है? गाइस एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. सर मतलब गवर्नमेंट के मेजॉरिटी सारे इनिशिएटिव्स एमएसएमई को लेकर है. एम मतलब माइक्रो, एस मतलब स्मॉल, एम मतलब मीडियम एंटरप्राइजेस. सर बट लार्ज के इंडस्ट्रीज, गाइस देखो लार्ज के इंडस्ट्रीज को सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, वो डेवलप्ड हो चुके हैं. बराबर ना. और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट के सारे इनिशिएटिव्स एमएसएमई में क्यों देखे जाएंगे? क्योंकि गाइस इट्स वेरी सिंपल, अगर आपको कोई भी चीज को डेवलप करना है तो रूट से करना पड़ेगा. देखो अगर आपको ट्रीज चाहिए तो पहले प्लांट्स लगाओ ना.
तो पौधे होंगे तो ट्री बनेंगे, पौधे प्लांट ही नहीं होंगे तो ट्री कैसे बनेंगे, डायरेक्टली ट्री नहीं बन सकते। वैसे ही आज की तारीख में रिलायंस, टाटा, ये कंपनियां क्या डायरेक्टली बन सकती है क्या ना, ये भी कभी छोटी कंपनियां थी, प्रॉफिट कमा कमा के बड़ी हुई हैं। तो गवर्नमेंट नोज कि अगर प्लांट होंगे तो ट्री बनेंगे, वैसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी तो लार्ज स्केल अपने आप बनेंगी प्रॉफिट कमा कमा के, हाँ कि ना। इससे वी आर फोकसिंग ऑन स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अरे हाँ कि ना, ऑन एमएसएमईज। गवर्नमेंट ने एमएसएमई को ग्रो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। वी विल गोइंग टू गेट इनटू इट नाउ। लेकिन सर एमएसएमई का डेफिनेशन क्या है? एमएसएमई, एम मतलब माइक्रो, एस मतलब स्मॉल, एम मतलब मीडियम, बहुत सिंपल। लेकिन सर इनको कैसे डिफाइन किया जाता है? गाइज इन्वेस्टमेंट बराबर, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट बनाई, वो भी इन्वेस्टमेंट नॉट इन लैंड, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज, बराबर। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज। अगर कोई भी कंपनी ने अपनी प्लांट एंड मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम किया है, इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़, ठीक है, तो उसे माइक्रो कहा जाएगा। लेकिन अगर आपके बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया है 1 करोड़ से ज्यादा बट अप टू 10 करोड़, तो आपकी कंपनी को स्मॉल कहा जाएगा। इट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स कि आपकी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी कंपनी में 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है बट अप टू 50 करोड़, तो आपकी कंपनी को मीडियम कहा जाएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे आपकी कंपनीज को बाइफरकेट किया जाता है, वेदर यू आर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। और सर अगर हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरीज में 50 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आप लार्ज बन जाते हो, ठीक है, तो फिर आप लार्ज बन जाओगे। ओ ऐसा है, यस। तो सपोर्ट किसको मिलेगा? इन्वेस्टमेंट्स का डेफिनेशन क्या? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, लिटरली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ आ जाओ, अब देखो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंस में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ही है जो आपकी कंट्री को क्या बना सकता है, डेवलप। मैंने आपको एमएसएमई का डेफिनेशन बता दिया, प्लीज इसको दिमाग में रखिएगा। नाउ अब आ जाओ गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं टू डेवलप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। नाउ जरा संभालो, मैं आपको कुछ मेन चीजें बताता हूं, फिर सीधे हम एमसीक्यूज पे जंप करेंगे कि किस टाइप के एमसीक्यूज आए हुए हैं। नाउ सबसे पहला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। गाइस रिमार्केबल, जिसे एग्रीकल्चर की दुनिया में ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज रिमार्केबल कंसेप्ट, वैसे इंडस्ट्रीज की दुनिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, बराबर। ऐसे तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनी है इंडिया में, लेकिन जिसने इंडिया पूरी कंट्री को टर्न अराउंड किया, बराबर, जो डेवलपमेंट्स आए वो 1991 के बाद आए। नाउ वो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में सर ऐसी क्या खास बात थी? गाइस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 तीन प्रिंसिपल्स पे बनी थी, बराबर। प्लीज इसको जितना हो सके याद रखना, बिकॉज एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? यस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के 3 पिलर्स हैं, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। ये 3 सबसे मेन रूल्स थे, ठीक है। थैंक्स टू मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह एलपीजी लेकर आए थे, ठीक है ना, और पूरा का पूरा टर्न अराउंड किया। एलपीजी से पहले इंडिया में 1991 में ऐसा कहा जाता है कि इंडिया वाज, ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग बैंकरप्ट। इंडिया के पास 1990s में सारी जो वर्स्ट सिनेरियोज थे, ठीक है, इतना वर्स्ट सिचुएशन कभी इंडिया में नहीं आया था जो 1990s में देखा ना। उस टाइम पर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब इंडिया को बिजनेस नहीं करना चाहिए। 1991 से पहले देयर वाज नो प्राइवेटाइजेशन, नो लिबरलाइजेशन, नो ग्लोबलाइजेशन, और वो पॉलिसी बनाई थी नेहरू जी ने 1956 में। नो ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर प्राइवेट लोग कभी भी, ठीक है, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे सामान, जो करेगी वो गवर्नमेंट ही करेगी। नो प्राइवेटाइजेशन, नो प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट लोग कभी बिजनेस चालू नहीं करेंगे। हमारे इंडिया में लाइसेंस राज हुआ करता था, ठीक है, मतलब अगर आपको बिजनेस करना है तो यू हैव टू टेक अ लाइसेंस। जैसे आज हमारे इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है ऑब्वियसली, वैसे ही बिजनेस करने के लिए लाइसेंस, ठीक है ना। और तीसरा नो लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री कर देना, फ्रीडम करना, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, बराबर,
ना, लेकिन 1991 के बाद मनमोहन सिंह ने गवर्नमेंट को ये समझाया कि अब या तो गवर्नमेंट देश चला ले या बिजनेस कर ले, दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये डिसीजन लिया गया कि अब गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ देश चलाएगा, पूरा का पूरा बिजनेस आप प्राइवेट सेक्टर को दे दो, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। लेकिन बिजनेस को प्राइवेटाइज करने से पहले लोगों को फ्रीडम देनी जरूरी है, आप सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। और फॉरेन कंपनियों को अंदर आने दो, क्योंकि हम अभी तक डेवलप नहीं है, हमारी नॉलेज बहुत कम है, अगर हम खुद के ही दम पे डेवलप करेंगे तो बहुत स्लो प्रोसेस होगा। लेट द फॉरेनर्स कम इन इंडिया एंड डू द इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, पब्लिक को फ्री एक्सपोर्ट्स करने दो, फ्री इंपोर्ट करने दो, सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाओ। तो ग्लोबलाइजेशन को भी अडॉप्ट किया गया। इसके बाद इंडिया ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, बराबर। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको याद रखनी है। अच्छा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिबरलाइजेशन का सबसे बड़ा पॉइंट ना, पहले इंडिया में लाइसेंस राज था, इंडिया गवर्नमेंट ने 1991 के बाद अबॉलिश कर दिया लाइसेंसिंग सिस्टम, बराबर, कि बिजनेस अब कोई भी बंदा फ्री में कर सकता है, गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। फ्री मतलब नो परमिशन रिक्वायर्ड, लाइसेंस राज हटा दिया गया। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन 100% सब पे लाइसेंस नहीं हटा है। 6 इंडस्ट्रीज पे आज भी लाइसेंस कंपलसरी है। सर क्यों? क्योंकि गाइज उन पे लाइसेंस रखना जरूरी है, बिकॉज वो सोसाइटी और हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, सोशल सिक्योरिटी का मैटर है। तो देखो, अबॉलिश लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 6 इंडस्ट्रीज। अगर आपको इन 6 इंडस्ट्रीज में बिजनेस करना है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, बाकी सब से लाइसेंस हट गया। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां, हैजर्डस केमिकल्स, कुछ कंपनियां केमिकल्स बनाती हैं जो बहुत ही नुकसानदायक है, उसको बराबर ओपन अप नहीं किया जा सकता, जैसे हिट है, बैगॉन स्प्रे है, ये सब हैजर्डस केमिकल्स हैं, इनकी लाइसेंस चाहिए। गन पाउडर, टबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, बराबर, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है ना, ये सारी चीजों को लाइसेंस आज भी कंपलसरी है ना। अच्छा, दूसरा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1947 से लेकर 1991 तक तो सारा बिजनेस इंडियन गवर्नमेंट ने किया। तो इंडियन गवर्नमेंट की 100, 150, 200 कंपनियां ओपन हो गई, शायद हजारों में थी कंपनियां भी। उस सारी कंपनियों को इंडियन गवर्नमेंट ने बेचा, क्योंकि अब उनको बिजनेस नहीं करना था। तो उन्होंने सारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर्स को बेचा कि भैया अब ये कंपनियां तुम खरीद लो, तुम बिजनेस करो। जैसे अभी अभी रिसेंटली, ठीक है, 1991 तो छोड़ दो, अभी अभी रिसेंटली एयर इंडिया गवर्नमेंट कंपनी थी, लेकिन टाटा को बेचा कि नहीं, उसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। हाँ, आज भी चल रही है प्राइवेटाइजेशन, बराबर। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का जो मेथड्स है, प्राइवेटाइजेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से वन ऑफ द तरीका इज डिसइन्वेस्टमेंट। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का तरीका अपनाया, बराबर। तो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए ना, विच मेथड हैज बीन यूज्ड टू कंडक्ट अ प्राइवेटाइजेशन, इट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 3 बातें याद रखनी है, बाकी सब छोड़ दो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 3 प्रिंसिपल्स पर डिपेंड था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लाइसेंस राज हटाया एक्सेप्ट 6 इंडस्ट्रीज, और जो प्राइवेटाइजेशन किया वो डिसइन्वेस्टमेंट मेथड से किया गया। ऑल ऑफ यू, ये था सेकेंड इनिशिएटिव 1991 का, लेकिन आज भी रिमार्केबल है, आज भी याद किया जाता है। एनएसआईसी, अब एनएसआईसी क्या है सुनो फटाफट। ये नेशनल लेवल पे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन, गाइज ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को टेक्निकल एंड मार्केटिंग का सपोर्ट्स करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अगर किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो दे कैन टेक अ सपोर्ट फ्रॉम एनएसआईसी। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, टेक्निकल सपोर्ट्स। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तो सिड भी बना है ना, यस। अगर आप लोग को ग्रो करने में आप शट डाउन हो रहे हैं, बराबर, तो गवर्नमेंट चाहता है कि हम आपको सपोर्ट करें। नाउ एनएसआईसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, एडमिनिस्टर एमएसएमई। NSIC is working to promote, aid and foster the growth of MSME and the country. उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट एंड सपोर्ट MSME सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड सपोर्ट सर्विसेज। ये पंचिंग वर्ड है। अगर आपको इंटीग्रेटेड सपोर्ट सर्विसेज आ जाए, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, तो और नेशनल लेवल पे, तो NSIC को टिक मार्क कर देना, ठीक है। लेकिन NSIC ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी, ये सफिशिएंट नहीं थी ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करने के लिए। तो एनएसआईसी के बाद एक और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओपन की गई, डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, टू सपोर्ट टू द एंटरप्रेन्योर्स एंड विलेजेस एंड रूरल लेवल्स, मतलब लोकल लेवल से सपोर्ट करने के लिए। इट एम प्रोवाइडिंग ऑल असिस्टेंस,
हर तरह की मदद करने के लिए। किसको? एंटरप्रेन्योर्स को। इन वेरियस स्टेट्स these centers are responsible for effective promotion of cottage small scale industries at district level. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सपोर्ट करने के लिए DICs ओपन हुई। बराबर, ये सारी इनिशिएटिव समझ में आई ना। अब अभी अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज ओपन करी है, आप वो जरा एक बार पढ़ के जाइएगा। मैंने अपने JKC के स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स में बताया है ना। ई नाम पॉलिसी, ठीक है, फिर ई अमृत पोर्टल, फिर शून्य प्रोग्राम, ठीक है, ये सब अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है। ई अमृत पोर्टल, शून्य प्रोग्राम का मतलब है जीरो पोल्यूशन, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये सब अभी ग्रेटर इनिशिएटिव्स हैं। नाउ इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गाइज अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना सबसे ज्यादा इनिशिएटिव्स स्मॉल स्केल सेक्टर्स में लिए गए हैं। MSME, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बोलेंगे तो MSME। सर ऐसे क्या एडवांटेज है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के? तो गाइज मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बताता हूं जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला एडवांटेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ना, ठीक है, बहुत ही इजी टू ओपन है। स्मॉल कैपिटल में आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहला, यू कैन स्टार्ट स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। छोटी छोटी कैपिटल से आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। बराबर, तो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी चालू कर सकता है, तो इसको एडवांटेज है। दूसरा गाइज, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। सर सेकेंड लार्जेस्ट? यस, सेकेंड लार्जेस्ट कैसे हुआ? फर्स्ट लार्जेस्ट एग्रीकल्चर है कि नहीं? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर के बाद अगर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किसी ने करी है तो वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने। सेकेंड लार्जेस्ट। सर स्मॉल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है। नहीं, उसका रीजन है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अब सेमी ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक मशीन्स यूज करनी चालू कर दी हैं। तो जितना कैपिटल वो इन्वेस्ट करते हैं उसके सामने एम्प्लॉयमेंट बहुत कम जनरेट होता है। बराबर, यहां पे लार्जेस्ट स्केलिंग मतलब स्मॉल कैपिटल में लार्ज एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ऊपर से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज में भी ओपन हो सकती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत सिंपल है, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और ये लोग कभी भी ऑटोमेटिक मशीनों में इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि ऑटोमेटिक मशीनें बहुत कॉस्टली आती हैं, तो और इनका इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो दे आर यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। बराबर, यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। ये ऑटोमेटिक मशीनें कम, इसलिए इनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जल्दी हो जाता है। तो ये कुछ खास बातें हैं। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आपको पता है मेजॉरिटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाती। मेजॉरिटी 90% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर वर्किंग फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काम करती हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट भी करती हैं। क्या बात कर रहे हो? यस, तो आप लोग को ये याद रखना है। अब मैंने इसमें नहीं लिखा है ना, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काम करती हैं 90%, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इनका बड़ा फायदा उठाती हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक पेमेंट प्रॉब्लम्स, वो टाइम पे पेमेंट्स नहीं करते। ऑर्डर्स, बराबर है, उनके नए नए ऑर्डर चेंज होते रहते हैं, तो उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपने प्रोसेसेस को चेंज करना पड़ता है। हाँ कि ना, पेमेंट डिले होते हैं, ठीक है, मार्जिन्स बहुत कम देते हैं। अरे हाँ कि ना, यस, और भी बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशंस है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ये मजबूरी है कि उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही काम करना पड़ता है। हाँ कि ना, तो आप ये सारी चीजें संभालें। लेकिन पेमेंट वगैरह टाइम पे नहीं होता, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बना दिए हैं अब ना। जैसे मैंने आपको सिडबी में TREDS का कंसेप्ट बताया था, यस, बट फिर भी प्रॉब्लम्स तो हैं ही। तो ये सारी चीजें हैं, इतनी चीजें आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पढ़नी होगी, ठीक है। अब इसके बाद MCQs देखो, बहुत सारे MCQs, जरा ध्यान दो। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी।
एलपीजी ये कंसेप्ट कब आया? 1991 में, है ना? अब देखो 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज क्लासिफाइड अंडर सेकेंडरी सेक्टर? नीचे एग्जांपल्स दिए हैं और पूछा है कौन सा सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर है। तो देखो, इंश्योरेंस ये तो सर्विस है, खुद ही कह रहे हैं। माइनिंग क्वेरिंग ये एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कह रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चंस इतने इजी आते हैं कि पूछो मत। कल्टीवेशन ऑफ टी एग्रीकल्चर होता है ना। एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है, देखो, एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991, which of the following was not one of the three major elements of industrial policy? दूसरी बार एग्जाम में आ गया अभी तक अपने एग्जाम, इसमें भी कौन ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का कौन सा पिलर नहीं है? लिबरलाइजेशन तो है, ग्लोबलाइजेशन भी है, प्राइवेटाइजेशन भी है, ट्रेड रिसेशन ऐसा करके कुछ नहीं है ना। नाउ 11th, अंडर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सपोर्ट स्कीम द इंडियन एंटरप्रेन्योर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग agriculture based and service sector activities and are eligible for a loan having the following names: Sishu covering loan 50,000, Kishore covering loan 50,000 and Tarun covering loan 25 lakh, ठीक है, above 5 lakh up to 10 lakhs. Guys, ऐसा कौन सा स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जहां पर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं 25 लाख 50,000 फिर बराबर? इट्स अ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इट्स अ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन मेजरली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे ही आते हैं। नाउ विच गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सपोर्ट स्कीम ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज? गाइस नाम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, 2 से 3 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ गए। मैं पंचिंग वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूं, बाकी वर्डिंग्स को कुछ भी बोले। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिशंस इनटू क्लस्टर्स। ऐसा कौन सा स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसमें ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और आर्टिशंस मतलब विलेजर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिले और वो मॉडर्नाइज हो? तो गाइस वो है सफुर्ती, स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल ये वर्ड देख लो, है ना? यस, इसे SFURTI स्फूर्ति स्कीम कहते हैं। ओके, नाउ 2 से 3 बार आगे क्वेश्चन आएगा, देखो। इन जुलाई 1991 एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस फॉलोइंग पॉलिसी। द पॉलिसी एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइज इंडस्ट्रीज लाइसेंसिंग, रिड्यूस्ड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ऐसी कौन सी स्कीम 1991 में आई थी जिसे पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा मिला और लिबरलाइजेशन हुआ? एक ही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। थर्ड टाइम क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दी, तीसरी बार क्वेश्चन आ गया, लेकिन रिपीटेशन नहीं है। तीनों के क्वेश्चंस के पैटर्न्स और वर्डिंग्स देखो एकदम अलग। इसे मैंने कहा ना कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है? तो आप लोग को वर्डिंग्स कुछ भी आए आप संभाल लेंगे, और सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे ही क्वेश्चंस हैं और कुछ भी नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, अरेंजिंग ऑफ क्रेडिट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल, पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं, are bottlenecks of small scale industries and cottage industries. Recognizing since 1978 the government of India established a facilitation center at each district headquarter to address each of these needs. Which are these facilities centers known as? बोलो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको बराबर, ठीक है, लोन्स बराबर से नहीं मिलते, प्लांट एंड मशीनरियाँ जल्दी से वो खरीद नहीं पाते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सबको सपोर्ट करने के लिए कौन सी स्कीम बनी है? तो गाइज DIC, अभी अभी मैंने आपको थियोरी में एक्सप्लेन किया था, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर कंसिडर्ड टू बी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट इतना सपोर्ट क्यों कर रही है? अब ये क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला है, कोई स्कीम नहीं है। मोर लेबर इंटेंसिव एंड मोर कैपिटल इंटेंसिव। क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मोर लेबर इंटेंसिव है? हाँ, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर। लेकिन मोर कैपिटल ना, कैपिटल कम चाहिए, ठीक है? तो ये आंसर गलत हो गया। लेस लेबर, ये यहीं पे गलत हो गया। लेस लेबर, ये यहीं पे गलत हो गया। मोर लेबर इंटेंसिव एंड लेस कैपिटल इंटेंसिव, डी इज द आंसर। डी इज द आंसर। 16,
For traditional artisans of India, common problems are poor marketability of the product, age equipments, which government of India support scheme. बराबर, ट्रेडिशनल आर्टिशियंस को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बराबर, वो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हाँ कि ना, पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उनकी, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चालू करी है? फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। भाई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए एक ही काम है, सफुर्ती। सर ऊपर भी आया था, यस, लेकिन दोनों क्वेश्चन को मैच करके देखना, स्टेटमेंट एकदम अलग है। बट स्टेटमेंट छोड़ो, मॉडर्नाइज ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ये पंचिंग वर्ड है, अब वो उसके आगे पीछे कुछ भी लिखते रहे। स्फूर्ति विल बी द आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन आ जाए ना, बहुत इजी होते हैं गाइस, बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इसमें जल्दी से कोई मिस्टेक नहीं करता। बेटर है कि ऐसे ही क्वेश्चन आए, इनिशिएटिव्स पे कम क्वेश्चन आए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री बन चुकी है? यस, दिस इज द ट्रू। वो भी आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नंबर 1 है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नंबर 2 पे आती है, मैंने ऑलरेडी कहा था। कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया आर कॉमनली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल विद प्राइवेट रिसोर्सेज, यूज लोकल लेबर एंड फैमिली लेबर। कॉटेज इंडस्ट्रीज गांव में होती है जहां पे फैमिली वाले मिलकर काम करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। नॉर्मली आपको इस चैप्टर 5 में ना, अगर आपको कहीं पे भी कुछ एमसीक्यूज अगर आपको डिफिकल्ट होने वाले हैं, तो मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस करते हुए देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बराबर। यस, बाकी सारे एमसीक्यूज आप यूं सॉल्व कर लेते हो, बराबर। नाउ 18, which parameter to measure the size of the business unit is in the use by the government of India to classify manufacturing sector enterprises in MSME? वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफी पार्ट में डिवाइड कर दिया है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, बराबर है। ये कौन से बेसिस पे डिसाइड हुआ है कि ये माइक्रो होगा, ये स्मॉल होगा, ये मीडियम होगा? क्या नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे? क्या टैक्स कौन कम ज्यादा भरता है उसके बेसिस पे? कि कौन इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करता है और कौन कम कंज्यूम करता है इसके बेसिस पे? कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे? अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया था, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी स्मॉल है, कौन सी, अरे पढ़ा तो था, माइक्रो में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 1 करोड़, अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में स्मॉल माने जाओगे, और 10 टू 50 करोड़ के बीच में मीडियम, और 50 करोड़ के ऊपर आप लार्ज हो जाते हो। तो डेफिनेशन तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे है। यस। 19, a small scale ancillary unit supply more than 50% of its production to its parents unit। तो देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमेशा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए काम करती हैं, पेरेंट यूनिट्स के लिए काम करती हैं। पेरेंट यूनिट मतलब लार्ज स्केल, है ना, और वो 50% से ज्यादा प्रोडक्शन उन्हीं के लिए बनाती है। अलाउिंग ऑल आर फॉलोइंग बॉटलनेक्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को नीचे दी गई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से, बराबर, एक्सेप्ट कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को नहीं होता? मतलब 4 ऑप्शन में से 3 प्रॉब्लम्स हैं और 1 प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व टिक मार्क करना है। अब ये भी एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, लैक ऑफ एडिक्वेट डेटा ऑन एक्सपोर्ट मार्केट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट करने का डेटा अवेलेबल नहीं होता। फ्रीक्वेंटली चेंजेस इन प्रोडक्शन प्रोसेस। लार्ज स्केल कंपनियां जल्दी से प्रोडक्शन के डिजाइन पैटर्न चेंज कर देती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ढलने में प्रॉब्लम होती है। अनसर्टेनिटी इन गेटिंग ऑर्डर्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कभी बहुत ज्यादा ऑर्डर देती हैं, कभी कम ऑर्डर देती हैं, कभी ऑर्डर देती ही नहीं है। डिलेड पेमेंट, पेमेंट भी टाइम पे नहीं करती। इन चारों में से कौन सी प्रॉब्लम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से नहीं होती? 3 होती हैं, एक नहीं होती। वो नहीं होती है वो मुझे बताओ। तो गाइज ए आंसर, पहली चीज, बाकी तीनों प्रॉब्लम्स हैं। सर ये कैसे पता चला? गाइज एक्सपोर्ट मार्केट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्शन करती हैं, उसको एक्सपोर्ट से कोई लेना देना है ही नहीं, इररिलेवेंट पॉइंट है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कह सकते हो सर ये तो आपने एक्सप्लेनेशन में बताया नहीं, ये एक्सप्लेन करने की जैसी चीज ही नहीं है। इसलिए मालूम है हम हमेशा कहते हैं स्टूडेंट्स को कि देखो गाइज, एमसीक्यूज की दुनिया में वही स्कोर करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे।
थियरी इज वेरी लिमिटेड। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में करवा दिया था। रिफॉर्म 1991 में आए थे, बराबर। उसमें से किसको प्रमोशन मिला? प्राइवेट सेक्टर को। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ज्यादा आए। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम इज अवेलेबल ओनली टू वुमेन एंटरप्रेन्योर इन एमएसएमई। ऐसी कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है एमएसएमई में जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट होता है, बूस्ट मिलता है, एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है? उद्योगिनी स्कीम। उद्योगिनी स्कीम, ठीक है। उद्योगिनी स्कीम एक ऐसी स्कीम निकाली है जिससे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एंकरेज किया जा रहा है कि आगे आओ और आप भी बिजनेस चालू करो, बिजनेस वुमेन्स। देन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज वाज सेट अप इन 1955 टू प्रमोट, एड एंड फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस इन यूनिट इन इंडिया? बताओ। प्रमोट, एड एंड फॉस्टर। एड एंड फास्टर नहीं है, फॉस्टर है गाइज। एनएसआईसी हमने अभी भी पढ़ा एट अ नेशनल लेवल, है ना। नाउ इसी के साथ पार्ट बी हुआ कंप्लीट। अब शुरू करते हैं पार्ट सी। फटाफट, बहुत टाइम हो गया यार। सी में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत कम है। रीजन, सर्विस सेक्टर अपने आप ग्रो कर रहा है। सर्विस सेक्टर में पहले तो मीनिंग, बराबर, डेफिनेशन। गाइस, सर्विस सेक्टर का मतलब हर वो चीज जो इनविजिबल है वो सर्विस सेक्टर है, हाँ कि ना? यस। सर्विस सेक्टर बहुत ही ब्रॉडर सेक्टर है, हमारे इंडिया का सबसे मेन बैकबोन है, ठीक है। पूरा इंडिया आज अगर डेवलप माना जा, सॉरी अंडर डेवलप तो है ही, डेवलपिंग माना जा रहा है, और वर्ल्ड में जो हमको स्टेटस मिला है इट इज बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मतलब हर वो चीज जो इनविजिबल है वो सर्विस इंडस्ट्री में आती है। बैंकिंग सर्विस, होटल एंड रेस्टोरेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स, बराबर, आयुर्वेदा एंड ऑल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉल सेंटर, बीपीओ, केपीओ, टीपीओ, बराबर, इंटरनेट सर्विसेज, टूरिज्म, मीडिया, सोशल मीडिया, आपका मोबाइल, यूट्यूब, हाँ कि ना, एप्स, एप्लीकेशंस जो आप यूज करते हो, गेम्स, ये सब सर्विस सेक्टर है। कम्युनिकेशन, ईमेल्स, जीमेल्स, बराबर, व्हाट्सएप, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंश्योरेंस एंड अदर सर्विसेज, पर्सनल सर्विस, सोशल सर्विस, ठीक है। बहुत ही ब्रॉडर सेक्टर है सर्विस सेक्टर। इंडिया में गजब ग्रो कर रहा है, लेकिन गाइस सर्विस सेक्टर किसी भी कंट्री को डेवलप नहीं बना सकता। क्या बात करो, हाँ। कंट्री अगर इंडिया को भी डेवलप होना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द ओनली सेक्टर। बट आज की तारीख में आज का सच ये है, इसका इंपॉर्टेंस, सर्विस सेक्टर, बराबर, हमारी कंट्री का नेशनल इनकम का 50% ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कैपेसिटी कम है ना। नाउ तो देखो, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिखा है। हमारे इंडिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर कौन सा है? ग्रोइंग वेरी फास्ट, सर्विस सेक्टर। एग्जाम में अगर आ जाए फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कौन सा? सर्विस सेक्टर, बराबर। नेशनल इनकम में आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका? सर्विस सेक्टर का, 53.89, अप्रॉक्स 54%। ऑल ऑफ यू, ठीक है। इंडिया का बैकबोन है, की ड्राइवर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, इतना याद रखो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। नाउ अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग नाम बता देता हूं गाइस। हमारे इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को, ठीक है, कौन रेगुलेट करती है? जैसे बैंकों को रेगुलेट करती है आरबीआई, वैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को कौन रेगुलेट करती है? तो ट्राई, याद रखिएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चाहिए तो लिख लेना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके सर, हमारे इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज को कौन रेगुलेट करती है? निक्सी, याद रख लेना, बराबर। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके। नाउ तीसरा, हमारे इंडिया में डिजिटल पेमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, यूपीआई सर्विसेज, यूपीआई पेमेंट सर्विस, जैसे जीपे है, व्हाट्सएप पेमेंट्स है, जो यूपीआई सर्विसेज यूज कर रहे हैं, बराबर। और भी बहुत है, रुपे ऐप है, ये सब यूपीआई, बारकोड स्कैनर स्कैन करते हैं। पेटीएम नहीं है, पेटीएम वॉलेट सर्विस यूज करते हैं, यूपीआई नहीं। यूपीआई मतलब वो जो डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ करके पेमेंट होते हैं और डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, बराबर। नाउ इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? भीम यूपीआई।
कोई भी कंपनी आपको पेमेंट सर्विस दे, सबको भीम यूपीआई से रजिस्टर करना होगा. भीम यूपीआई इज अ गवर्नमेंट ऐप, ऑल ऑफ यू. तो यूपीआई पेमेंट सर्विसेज. नाउ इंडिया में, इंडिया इज द लार्जेस्ट मोबाइल कंज्यूमर कंट्री. याद रखना, सबसे ज्यादा मोबाइल्स पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं बिकते हैं तो वो इंडिया. पॉपुलेशन भी तो ह्यूज है. यस, तो ये सब सर्विसेज है, अब संभालो जरा, ठीक है. अब सर्विसेज में ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स नहीं के बराबर हैं फिलहाल. नाउ बट टर्शरी सेक्टर वगैरह देख लिया. ओके, हाँ, एजुकेशन सेक्टर में अब एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई है, एप्लीकेबल नहीं हुई है, अब देखो कब आती हैं, लेकिन प्रपोजल जा चुका है 2020 में. नाउ इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है, बस छोटा सा है ना. अब आ जाओ एमसीक्यू. सर्विस सेक्टर में बहुत कम एमसीक्यूज आए हैं, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे ही आते हैं. तो देखो, कंसिडर द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आ जाओ, ट्रू और फॉल्स है, बहुत इजी होते हैं यार. टर्शरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स. क्या टर्शरी सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. दे प्रोड्यूस सर्विसेज, इनविजिबल्स. स्टोरेज ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग आर द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. नो, स्टोरेज ऑफ गुड्स मतलब सर्विस हुआ, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग ये सब सर्विस सेक्टर है, सेकेंडरी नहीं, मतलब टर्शरी सेक्टर है. ये फॉल्स है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स. बी इज द आंसर. 24th, which of the given economic activity are classified under tertiary sector. कौन सा एक्टिविटी टर्शरी सेक्टर माना जाता है? बोलो. नाउ विच सेक्टर इज कॉल्ड टर्शरी सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग, शुगर केन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सर्विस सेक्टर. डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चर होता है, माइनिंग क्वायरिंग एग्रीकल्चर होता है. मैंने कहा ना एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस. विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू जीवीए? जीवीए बोले, जीडीपी बोले, नेशनल इनकम बोले, बताओ कौन सा सेक्टर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है? टर्शरी. अरे मोर देन 50%. यस, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो. फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर सर्विस सेक्टर. इसी के साथ सर्विस सेक्टर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ. अब चलते हैं पार्ट डी, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे. 2 एमसीक्यूज कंफर्म. अब देखो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ना. नाउ 2 क्वेश्चंस बहुत इजी. बैलेंस ऑफ पेमेंट में एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फटाफट टोटल 4 पॉइंट का टॉपिक है ये. नाउ पहला पॉइंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस बिटवीन इंडिया मतलब डोमेस्टिक कंट्री एंड अदर फॉरेन कंट्रीज. तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बिटवीन होम कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बुक्स ऑफ अकाउंट जैसा है, ये मेंटेन कौन करता है? इट इज मेंटेन बाय आरबीआई, बराबर. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेंटेन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दूसरा हो गया. अरे बराबर, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, आरबीआई मेंटेन करता है. सर, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, ये एनुअली बनता है, 1 साल के लिए बनता है और उसको क्लोज कर दिया जाता है. नाउ ये जानने के लिए, नॉट प्रॉफिट और लॉस, कि इस साल हमने कितना फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आया और कितना फॉरेन करेंसी में हमने पेमेंट्स किए. यस, ताकि हम फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स को मेंटेन कर सकें. मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारे ट्रांजैक्शंस फॉरेन करेंसी में रिकॉर्ड किए जाते हैं, बराबर. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बुक्स ऑफ अकाउंट जैसा है, ठीक है, जिसमें जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बराबर. ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है. आ जाओ, अब देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोग के बुक्स ऑफ अकाउंट जैसा होता है. इसका एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है. लिटरली आपको यह भी पूछा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो लोग आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस देंगे और ये पूछेंगे कि बताओ ये किस तरफ रिकॉर्ड होगा. क्या बात करो. यस, तो देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज लाइक अ पीएनएल. अगर आप अकाउंट्स की दुनिया में हो तो अकाउंट जैसा याद रखो. नाउ डेबिट साइड वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसमें फॉरेन करेंसी गोज आउट होते हैं. तो आप ऐसे पढ़ लो, फॉरेन करेंसी गोज आउट. वो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे. अगर आपको लगता है कि इंडिया से फॉरेन करेंसी इंडिया के बाहर जा रही है तो फिर आप उसे डेबिट साइड लिखेंगे. और क्रेडिट साइड में क्या लिखे जाते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन हो, फॉरेन करेंसी कम्स इन. अगर इंडिया में फॉरेन करेंसी आ रही है, मतलब वी आर रिसीविंग फॉरेन करेंसी, तो उसको क्रेडिट साइड लिखा जाएगा.
ओके नाउ, तो फॉरेन करेंसी गोज आउट किस में होता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्योंकि जब आप गुड्स खरीदते हो तो पेमेंट करना पड़ता है, जब आप सर्विसेज बाय करते हो तो आपको पेमेंट करने पड़ते हैं, हाँ कि ना? एंड कैपिटल पेमेंट्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल रिसिप्ट। एट द एंड ये क्या होना चाहिए? इसका टोटल टैली होना चाहिए, बराबर? नाउ 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 अब सुनो, ये उससे बराबर नहीं आ रहा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप इस तरफ लिखते हो फॉरेन करेंसी गोज आउट, और इस तरफ लिखते हो फॉरेन करेंसी कम्स इन, बराबर? पूरे साल का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाता है, बाद में इसको पीएनएल के जैसा टैली किया, क्लोज किया जाता है। जब क्लोज करते हैं तो इधर डिफरेंस कम ऑन दिस साइड और डिफरेंस कम्स ऑन दिस साइड, बराबर? मतलब यहां पे आप पेमेंट्स लिखते हो, फॉरेन करेंसी गोज आउट का मतलब पेमेंट्स डेबिट साइड में, और यहां पे आप रिसिप्ट्स लिखते हो, फॉरेन करेंसी कम्स इन। इफ डिफरेंस कम्स ऑन दिस साइड तो आप उसे कहते हो सरप्लस, एंड इफ डिफरेंस कम्स ऑन द क्रेडिट साइड आप उसे कहते हो डेफिसिट, बराबर? तो सरप्लस कब होता है? व्हेन, अब देखो तीन टाइप के बैलेंसेस हैं, सुन लेना, सरप्लस, डेफिसिट एंड बैलेंस्ड। सरप्लस का मतलब एक, उसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव बैलेंस, डेफिसिट इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव बैलेंस। बैलेंस का मतलब है नो डेफिसिट नो सरप्लस, ना पॉजिटिव होगा ना डेफिसिट ना नेगेटिव होगा, बराबर? सरप्लस तब होता है व्हेन रिसिप्ट्स आर मोर देन पेमेंट्स, जब इस साल फॉरेन करेंसी ज्यादा आई है और पेमेंट्स कम किए हैं। नाउ डेफिसिट व्हेन पेमेंट्स आर मोर देन रिसिप्ट्स, इस बार फॉरेन कंट्रियों को में पेमेंट ज्यादा किया और रिसिप्ट्स कम हुए हैं। बैलेंस मतलब रिसिप्ट्स इज इक्वल टू पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, बराबर? सरप्लस, हर कंट्री चाहता है कि उनका बैलेंस सरप्लस हो। सरप्लस इंडिकेट करता है कि हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करके तो रिसिप्ट होता है, बराबर? सेल्फ सफिशिएंट, और हमारी कंट्री में रिजर्व्स बढ़ते हैं। सरप्लस मतलब हमारे पास नेट फॉरेन करेंसी बची है सब कुछ पेमेंट करने के बाद, बराबर? डेफिसिट का मतलब है इस साल हमने पेमेंट ज्यादा किया है, पैसे कम आए थे, तो फिर फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स कम हुए होंगे क्योंकि आरबीआई ने रिजर्व से पेमेंट किया होगा। यस, बैलेंस इम्प्रैक्टिकल है, कभी भी एग्जैक्टली बैलेंस हो ही नहीं सकते, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, हाँ कि ना? यस। तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में स्टूडेंट कहीं मिस्टेक कर देते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप मिस्टेक करें। सुनो, इतने सारे ट्रांजैक्शंस है दो देशों के बीच में होते हैं। सबसे पहला इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, दूसरा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, थर्ड और क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं? नाउ इनकम्स, ये मेरी हेडिंग है, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, बराबर? हमारे इंडियंस ने बाहर की कंट्रियों में इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं, ब्रांचेस हैं तो वहां से प्रॉफिट कमा के इंडिया में लेकर आते हैं, बाहर की कंट्रियों को लोन दिया है तो इंटरेस्ट पेमेंट्स आते हैं, हमारे इंडियंस ने बाहर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं तो डिविडेंड्स आती हैं। ट्रांसफर्स, ट्रांसफर में रेमिटेंस, ग्रांट्स, डोनेशंस, बराबर? नाउ ट्रांसफर का मतलब है कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, फ्री में पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना? हमारे कितने सारे इंडियन फैमिली मेंबर्स, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? कितने सारे इंडियंस बाहर गए हैं कमाने के लिए, दे हैव वेंट आउटसाइड इंडिया टू अर्न, दुबई, यूएस, यूरोप, वहां जाकर जॉब कर रहे हैं, लेकिन फैमिली आज भी इंडिया में रह रही है। एवरी मंथ वो वहां कमाते हैं, तो मुझे बताओ अपने घर वालों को यहाँ पैसा भेजते होंगे कि नहीं भेजते होंगे? यस, तो वहां पे फॉरेन करेंसी में से कमा रहे हैं, इंडिया भेज रहे हैं पैसा, तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, रेमिटेंस। ग्रांट्स, हम भी काफी सारी पुअर कंट्रीज को ग्रांट्स और डोनेशंस देते हैं तो पैसा जाता है, ग्रांट्स और डोनेशंस मिले तो पैसा आता भी है। फोर्थ पॉइंट, अब सुनो, इन चारों को मिला के वी कॉल इट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ये चार ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है? नाउ अब करंट अकाउंट को याद मत रखो, आप कैपिटल अकाउंट को याद रखो, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जांपल बेस में करंट और कैपिटल भी पूछे जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बराबर? हमारे इंडियंस बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, बराबर? फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, दे आर कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। देन लोन्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर की कंट्रियों से लोन लेती है तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आता है, बाहर की कंट्रियां, हम बाहर की कंट्रियों को लोन देते हैं तो फॉरेन करेंसी जाती है, तो इट्स अ लोन्स। तो ये दो आइटम्स हैं जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं,
बराबर। अब सुनना कुछ छोटी छोटी बातें प्लीज, नहीं तो आप मिस्टेक कर देते हो, फिर वो सही नहीं होता। नाउ आपको एग्जाम में कभी कभी कैलकुलेशंस आएंगे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मैं सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब है एनीथिंग विच इज टैंजिबल। तो अगर वो क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी बोले, एसिड्स बोले, ठीक है, टेक्नोलॉजी बोले, सब गुड्स ही होता है। ओ यस, गुड्स एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करने को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो एग्जाम में अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्ड आया ना गाइस, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो सिर्फ गुड्स कंसीडर करना, बाकी कुछ भी कंसीडर मत करना। अच्छा जी, यस। एग्जाम वाले एग्जामिनर्स को पता है जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछेंगे तो आप सब चीजें इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर देते हो, सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। इफ एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, पॉजिटिव। इफ इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, नेगेटिव, बराबर। फिर 2, 3 एंड 4 को बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स कहते हैं, और 5 और 6 को कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अच्छा, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट पूछे तो पहले 4 आइटम्स आएंगे, क्योंकि इन चारों को मिला के करंट अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट पूछे, बराबर, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वगैरह कभी नहीं पूछते। अच्छा, करंट अकाउंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। कैपिटल अकाउंट ऑल्सो कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। पॉजिटिव मतलब सरप्लस, नेगेटिव मतलब डेफिसिट, जीरो मतलब बैलेंस। तो पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल और करंट अकाउंट को ऐड करके बनता है, तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। नाउ एग्जाम में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो आपको एग्जाम्पल्स देंगे और पूछेंगे, सबसे बड़ी बात कि ये कैपिटल आइटम है कि करंट आइटम है, ठीक है। तो आप सुनो, कैपिटल आइटम सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बराबर, और एक लोन्स। इनको छोड़कर बाकी सारे आइटम करंट ही होते हैं, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ऊपर से वो ये पूछेंगे कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा कि क्रेडिट साइड पे, तो आपको ये देखना होगा कि पैसा जा रहा है कि आ रहा है। इफ फॉरेन करेंसी वी आर मेकिंग पेमेंट्स गोज आउट, तो डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब करंट अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। अच्छा, मिक्स करेंगे दोनों को, यस, दोनों को मिक्स करके पूछेंगे, फाइन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ने वाली सिर्फ 5 बातें हैं, सुन लो, मैं फिर से रिपीट कर दूं ना, थोड़ा डाइल्यूट हो गए हैं मेरे पॉइंट्स। पहला, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच इज मेंटेन बाय आरबीआई ओनली इन विच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये एनुअली मेंटेन किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का पर्पस है सिर्फ ये देखना कि हमने पूरे साल के अंदर फॉरेन करेंसी कमाई कि फॉरेन करेंसी गवाई, मतलब सरप्लस है कि डेफिसिट है, ठीक है। तीसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में 4 ट्रांजैक्शंस आते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनकम्स एंड ट्रांसफर्स, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में 2 आइटम्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स। ऑल ऑफ यू नाउ, ये सारी चीजें ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अगर पैसे जा रहे हैं तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, पैसे आ रहे हैं तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ऑल ऑफ यू नाउ, ये हुआ पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट। अच्छा सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी पेमेंट्स करने के लिए, हाँ। तो या तो आरबीआई के पास जो रिजर्व्स होगा इतने सालों से उसमें से पेमेंट करेंगे, नहीं है तो फिर आईएमएफ से लोन लेंगे। आईएमएफ प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स। ओके, अब आ जाओ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। इनका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, तो सुनो। कोई भी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स 3 टाइप की होती हैं, पढ़ी तो होंगे ही आपने, एफडीआई, एफपीआई एंड एफआईआई। तीनों फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप इसको इंडिया के पॉइंट से समझो। फॉरेनर्स अपने इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं 3 तरीके से। कुछ इन्वेस्टमेंट्स को एफडीआई कहा जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स को एफपीआई, कुछ इन्वेस्टमेंट्स को एफआईआई। तीनों में थिन लाइन डिफरेंसेस हैं और वहीं पे वो आपको कंफ्यूज करेंगे। एफडीआई का मतलब है, सबसे लॉजिकल चीज, कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपने बिजनेस खोलने या बिजनेस चालू करने आए हैं, मतलब वो लिटरली दे वांट टू डू द बिजनेस, मतलब वो इंडिया के रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। वो बिजनेस करने आए हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस रिस्क लेने आए हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, बिजनेसेस में डिसीजंस लेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशंस करने आए हैं, मतलब दे विल गोइंग टू इन्वेस्ट इन द रियल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। वो कहते हैं हमको धंधा करना है बिजनेस इंडिया में, तो वो लिटरली आके ब्रांचेस ओपन करते हैं, जैसे पेप्सी है, कोक है, ठीक है। या तो वो खुद का 100% एफडीआई लेकर आते हैं, या फिर वो इंडियंस किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, हीरो, होंडा, मारुति सुजुकी,
ठीक है। फॉरेन 100% कंपनीज कौन सी हैं? 100% कंपनीज है पेप्सी, कोक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। इन सब का फॉरेन हेड ऑफिस इंडिया के बाहर है, नो डाउट। अब हम उन्हें इंडियन कंपनीज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन है तो फॉरेन ना। यस। फिर जॉइंट वेंचर के एग्जांपल्स मारुति सुजुकी है। उसके बाद में बैंकों में अगर आप देखो तो HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बराबर ना, ये सारे बैंक्स 100%, डॉइश बैंक, सब फॉरेन बैंक्स हैं। इन्होंने आके लिटरली यहाँ ब्रांचेस चालू किए हैं। इन सबको FDI कहते हैं, मतलब वो इंडिया में अपना बिजनेस करने आए हैं। उनका इंटेंशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो दे इन्वेस्ट इन अ रियल एसेट, यहाँ पे वो लोग लैंड बाय करते हैं, ऑफिसेस बनाते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, प्लांट मशीन लगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और यहाँ पे माल बेचते हैं। तो देखो जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन इंडिया इधर बाय सेटिंग अप अ बिजनेस और गेटिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर विद सम कंपनी बेस्ड इन इंडिया, तो वो लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, एक्टिव रोल पे रहते हैं, हाँ कि ना। नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन फिजिकल एसेट्स, मैं यहां पे लिख सकता हूं फिजिकल एसेट्स, बराबर। फिजिकल एसेट्स मतलब लिटरली प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, रियल एसेट्स में। तो सर FPI क्या होता है? FPI में फॉरेनर्स को इंडिया में बिजनेस नहीं करना है, कोई ब्रांच नहीं खोलनी उनको, उनके पास पैसा बहुत है, तो वो इंडिया ही के ही किसी कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनीज में जहां पे जिसमें उनको फ्यूचर दिखता है, उसमें वो खाली पैसा लगाएंगे। मतलब वो बिजनेस नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत है, हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम किसी अच्छी इंडियन कंपनीज में क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब वो सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर्स बनेंगे या लोन्स प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट या डिविडेंड कमाएंगे, वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन नहीं करने आए हैं। तो देखो दे इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द कंपनी, मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स खरीदेंगे। सर बिजनेस में डिसीजंस नहीं लेंगे, नो, नो एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, बराबर। बिजनेस पे इनका कोई कंट्रोल नहीं होगा, इनका पैसिव रोल होगा, एक्टिव रोल नहीं, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अगर वो सिर्फ किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, खाली इंटरेस्ट और डिविडेंड्स कमाने के लिए, तो पोर्टफोलियो FPI कहते हैं उसे, मतलब बिजनेस नहीं करेंगे, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। FII FPI के जैसा है, यहाँ पे भी फॉरेनर्स बिजनेस करने नहीं आए हैं, लेकिन ये एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, इट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो सिर्फ इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, बराबर। दे इन्वेस्ट इन अ फाइनेंशियल मार्केट, मतलब BSE और NSE, बराबर। उनको टिप मिल जाएगी कि इंडिया के ये कंपनी के शेयर्स अच्छे हैं, खरीदो, 4 दिन में भाव बढ़ेंगे, बेच के निकल जाएंगे। मतलब वो तो इंटरेस्ट डिविडेंड कमाने भी नहीं आए हैं, वो तो खाली मैनिपुलेशन करके फ्लक्चुएशन का प्रॉफिट कमाने आए हैं। इनका बिजनेस में कोई कंट्रोल नहीं, बराबर, नो रोल एट ऑल, ओके। तीनों में धागे भर का फर्क है, मैं एक लाइन में बता देता हूं। FDI में लिटरली दे वांट टू डू अ बिजनेस, दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, दे वांट टू टेक द रिस्क, वो ब्रांच ओपन करते हैं, दे इन्वेस्ट इन अ फिजिकल एसेट्स, दे पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। FPI में वो लोग किसी अच्छी इंडियन कंपनीज के खाली शेयर्स या डिबेंचर्स या उनको लोन्स प्रोवाइड करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, बिजनेस तो इंडियंस ही करेंगे, बराबर। उनको प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखेंगे, पार्टनरशिप जैसा, ठीक है। FII में तो वो सीधा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई स्पेसिफिक कंपनी उनका टारगेट नहीं होता। FPI में भी तो फिर भी उनका स्पेसिफिक कंपनी का टारगेट होता है। ओ, ये समझा? यस। एक लास्ट टॉपिक, ADR एंड GDR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ADR GDR क्या होते हैं? अगर किसी इंडियन कंपनीज को फॉरेन कंट्रियों के शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट करना है, तो फिर वो डायरेक्टली लिस्ट नहीं कर सकते, उनको अपने शेयर्स को ADR या GDR में कन्वर्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया का शेयर मार्केट कौन सा है? BSE NSE। हमारे इंडिया में फॉरेन कंपनीज को अलाउड ही नहीं है हमारे इंडिया के शेयर मार्केट्स में। क्या बात करो, यस, ठीक है, उनको अलाउड नहीं है। लेकिन US यूरोप के जो शेयर मार्केट्स हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, अगर आपने नाम सुना होगा, नाउ दे आर ओपन टू एनी कंपनी। कोई भी बाहर की कंट्रियों की कंपनीज, फॉरेन कंपनीज की कंट्रीज वहां पे जाके अपनी कंपनियों के शेयर्स लिस्ट कर सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के जो शेयर्स हैं वो तो रुपीस में है, और अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हैं, नाउ वहां पे तो डॉलर्स में प्राइस चलती हैं,
तो रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे कैसे? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिका कंपनी क्या कहती है, अमेरिकन कंट्री क्या कहती है, इंडियन कंपनीज वेलकम, आपको हमारे शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट करनी है, करो, लेकिन आपको अपने इंडियन शेयर्स को अमेरिका में लाकर बराबर उसको पहले एडीआर में कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे, ताकि रुपीस डॉलर्स के फॉर्म में तो बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसे इन्होंने नाम दिए हैं एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मतलब हम इंडियन कंपनीज अपने शेयर्स वहां के, जैसे यहाँ पे एनएसडीएल सीडीएसएल है ना, वैसे वहां पे भी कोई ऑथोराइज्ड बराबर बैंक है जिसे यूएस बैंक कह सकते हो, ठीक है, उनको अपने इंडियन कंपनी के शेयर्स देंगे, वो अपने शेयर्स को डॉलर्स में एडीआर में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो वहां पे लिस्ट हो जाएंगे, जिसके प्राइसेस बॉन्ड्स में डॉलर्स में चलेंगे। अच्छा, तो अमेरिकन ने बराबर एडीआर बनाया है, उन बॉन्ड्स को, कन्वर्जन को एडीआर कहते हैं। यूरोप में अगर आपको अपनी कंपनियों को लिस्ट करना है तो जीडीआर। तो यूरोपियन शेयर मार्केट्स में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में इंडियन कंपनीज के शेयर्स को कन्वर्ट करना होगा, और इंडियन कंपनीज को अगर अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करनी है तो एडीआर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। नाउ इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जरा देखो, मैंने एक नोट लिखा है, ये नोट एक्चुअली क्वेश्चन था पर मैंने नोट लिख दिया। इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी कैन नॉट बी डायरेक्टली लिस्टेड इन फॉरेन एक्सचेंजेस। कोई भी इंडियन कंपनी फॉरेन कंट्रीज के शेयर मार्केट में अपने कंपनियों को डायरेक्टली लिस्ट नहीं कर सकती अपने शेयर्स को। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इंडियन कंपनीज अडॉप्ट एडीआर एंड जीडीआर रूट टू रेज द फंड्स फ्रॉम फॉरेन मार्केट, बराबर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन कंपनीज को पहले अपने शेयर्स को एडीआर या जीडीआर में क्या करवाना होगा, कन्वर्ट, फिर एडीआर जीडीआर वहां पे लिस्ट हो जाएंगे। तो लॉजिकली एडीआर जीडीआर इज अ प्रॉक्सी ऑफ इंडियन शेयर्स। ओ, समझ गए? तो गाइज ये हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपने मेरे इतने एक्सप्लेनेशन सुने हैं तो देखते हैं कि आप मेरे ये एमसीक्यूज जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, बराबर। नाउ कमर्शियल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी इज एंटर्ड इन द फॉलोइंग मैनर इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओहो, हमारे इंडिया से कोई कंपनी ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रही है तो ये कहां पर रिकॉर्ड होगा? तो देखो, एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना इज अ करंट आइटम, तो कैपिटल तो नहीं है, ये तो रॉन्ग हो गया। करंट, अब करंट के डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? तो गाइस एक्सपोर्ट करने से पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो करंट अकाउंट भी है और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछ ली गई। यस, जेम्स और ज्वेलरीज गुड्स होते हैं। नाउ अ राइज इन इंडियाज इनवर्ड रेमिटेंस। ओहो, इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब है हमारे इंडियंस लोग जो वहां पे कमा रहे हैं वो इंडिया में अपना पैसा भेज रहे हैं कमा कमा के, फ्रॉम द ओवरसीज इंडियंस फॉर मीटिंग कंजम्पशन नीड ऑफ द फैमिलीज। वो अपने घर वालों को पैसा भेज रहे हैं इंडिया में। देखो क्या लिखा है, लिटरली लिखा है ना, बराबर, हैज द इफेक्ट ऑफ। मुझे बताओ, हमारे इंडियन लोग बाहर जाके कमा रहे हैं और हिंदुस्तान पैसा भेज रहे हैं अपनी फैमिलियों को, उसे आप रेमिटेंस कहोगे। ये कहाँ लिखा जाएगा, बराबर? तो कहने से पैसा आ रहा है, तो सबसे पहली चीज ये करंट अकाउंट है कि कैपिटल अकाउंट है? भाई रेमिटेंस तो करंट अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में दो ही चीजें आती हैं, एफडीआई और लोन्स। ये ना तो लोन है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, बराबर है, तो कैपिटल अकाउंट तो हो ही नहीं सकता। तो लॉजिकली जो कैपिटल अकाउंट लिखा है वो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब बच गए सिर्फ दो ऑप्शन करंट अकाउंट वाले। अब इन्होंने डेबिट क्रेडिट नहीं पूछा है। देखो कितने तरीके हैं पूछने के, इससे तो कहता हूं खाली टॉपिक पढ़ के क्या कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा लॉजिक्स आपके स्ट्रांग तब होते हैं जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो। अब बताओ, रेड्यूसिंग करंट अकाउंट डेफिसिट कि रेजिंग करंट अकाउंट डेफिसिट? एक मिनट, डेफिसिट तब होता है जब पैसा बाहर जाता है, यहां तो पैसा आ रहा है, तो डेफिसिट बढ़ेगा नहीं, बट हाँ डेफिसिट कम जरूर होगा, सरप्लस बढ़ेगा ना। देखो, सरप्लस बढ़ना या डेफिसिट कम होना बात तो एक ही है। तो इस बार इन्होंने उल्टा वर्डिंग्स में आपको घुमाने की कोशिश करी है। अ फॉरेन कंपनी एक्स इन्वेस्ट, ये सब एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक्स, अ फॉरेन कंपनी एक्स इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनी by either acquiring later shares and provide loans to the later. Subsequently, X does not get involved in the production marketing operations. X earn income by way of dividend from the shares and interest on loan. This is known as. अब आपको FDI, FPI और FII का मीनिंग पूछ लिया। ये पढ़ के, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के मुझे बताओ कि ये FDI है कि FPI है कि FII है। बोलो, एड्स एंड ग्रांट्स तो नहीं है। एड्स और ग्रांट्स का मतलब फुकट में पैसा देना। तो देखो इसमें ना अभी वर्डिंग्स हमेशा सेम नजर आएंगे, बराबर।
तो आप लोग को किस वर्ड्स पे फोकस करना है? नाउ एक्स डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन मार्केटिंग ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शंस। वो बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो खाली कंपनी को लोन दिया है, किसी इंडियन कंपनी को, और इंटरेस्ट कमाना चाहता है, शेयर्स खरीद के डिविडेंड कमाना चाहता है। तो ये तो एफपीआई हुआ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओ, डेफिनेशन पूछ लिया ना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर अ पार्ट ऑफ इंडियाज करंट अकाउंट एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सारे आइटम करंट अकाउंट आइटम्स हैं, एक्सेप्ट कौन सा करंट आइटम नहीं है? तो देखो, इंपोर्ट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, ये तो गुड्स है, ये करंट आइटम है। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, ये भी गुड्स है, ये भी करंट आइटम है। यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये भी करंट आइटम है। फंड्स रेज बाय इंडियन कंपनी थ्रू जीडीआर, जीडीआर मतलब इंडियन कंपनीज ने बाहर जाके इन्वेस्टमेंट किया, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, ये तो कैपिटल आइटम हुआ, तो डी इज द आंसर। अरे जैसे फॉरेनर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे इंडिया भी फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकता है, तो ऐसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हुए ना, एक कैपिटल अकाउंट होता है। अ फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इंडिया in properties such as plant and machinery. Subsequently, the foreign company start production and marketing of its goods and services. This is known as. Again, FDI, FEI, FI का क्वेश्चन पूछा अलग तरीके से, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके प्लांट एंड मशीनरी बाय करती है, यहाँ पे प्रोडक्शन चालू करती है, यहाँ पे प्रमोशंस करती है, मतलब कहने से लिटरली वो बिजनेस करने आया है, इट्स कॉल्ड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Okay, Indian took appropriate measure of import substitution and enhanced domestic production. In identified manufactured product, what is most likely expected to come? बराबर। अब देखो, आपसे एडवाइजरी क्वेश्चन पूछा है कि पहले हम सामान बहुत सारा इंपोर्ट करते थे, अब इंपोर्ट को कम करने के लिए हमने होम प्रोडक्शन चालू कर दिया है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एनहांस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इंपोर्ट कम करने के लिए हमने कंट्री में ही प्रोडक्शन चालू कर दिया है, तो इंपोर्ट कम हो जाएंगे। जब इंपोर्ट कम होंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? नैरोइंग ट्रेड डेफिसिट, वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। देखो, वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट तो रॉन्ग है। जब इंपोर्ट कम हो रहे हैं तो डेफिसिट बढ़ेगा कैसे? डेफिसिट कम होगा, बराबर, तो बी तो रॉन्ग है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, इंपोर्ट कम करने से सरप्लस भी बढ़ सकता है, यस। बैलेंस ऑफ डेफिसिट, ये भी रॉन्ग है। अब या तो ए होगा या तो सी होगा, तो गाइज ए आंसर है, सी नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, वो सिर्फ खाली इंपोर्ट से नहीं है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन से होता है। करंट आइटम, कैपिटल आइटम, रेमिटेंस, गुड्स, सर्विसेज, बराबर, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ब्रॉडर हो गया। प्रोडक्शन बोला है ना, प्रोडक्शन मतलब गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड्स में हमेशा ट्रेड आता है, तो नैरोइंग इंडिया ट्रेड डेफिसिट, इंडिया में डेफिसिट कम होंगे, इंपोर्ट कम करने से डेफिसिट कम हो जाते हैं। नाउ, बराबर, एन इंडियन स्टील एक्सपोर्टिंग कंपनी परचेज अ वेयरहाउस इन वियतनाम, वियतनाम मतलब फॉरेन कंट्री हो गई। हमारी एक इंडियन कंपनी है जो वियतनाम में एक नया गोडाउन बना रही है, मतलब इंडियन कंपनी बाहर इन्वेस्ट कर रही है, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। पहली चीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ये तो कैपिटल आइटम हुआ, तो करंट तो नहीं हो सकता। अब डेबिट में लिखोगे कि क्रेडिट में लिखोगे, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? भाई इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, तो पैसा बाहर गया ही होगा ना, तो डेबिट टू द कैपिटल अकाउंट होगा। क्रेडिट में तो पैसा आना चाहिए था। ओ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी, एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इन इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज एंटर्ड इन द फॉलोइंग मैनर इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर कोई फॉरेनर हमारे इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ लिखा जाएगा? तो सबसे पहली चीज, ये करंट आइटम नहीं, कैपिटल आइटम है, तो मैं पहले ना करंट आइटम वाली चीजों को तो उड़ा ही देता हूं। अब क्रेडिट टू कैपिटल कि डेबिट टू कैपिटल? कैपिटल आइटम है, ये तो कंफर्म हो गया। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? भाई पैसा आ रहा है, तो क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट होगा ना, यस। मोस्टली क्वेश्चंस एग्जांपल बेस। इन इंडियाज करंट अकाउंट बैलेंस एन एग्जांपल ऑफ इंडियन रुपी इनफ्लो इज। नीचे दिए गए क्वेश्चन में बताओ कि इनफ्लो ऑफ मनी कौन से एग्जांपल में होगा? चेंज इन इंडिया इन्वेस्टमेंट इन एसेट अब्रॉड, इंडिया बाहर अब्रॉड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे तो पैसा जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस से तो पैसा जाएगा।
आएगा नहीं, इनफ्लो नहीं होगा, आउटफ्लो होगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इससे पैसा इनफ्लो होगा, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इज द आंसर। यूनिटरल ट्रांसफर ऑफ इंडियन रुपी टू इंडियन स्टूडेंट इन यूरोप, ओहो इससे भी पैसा जाएगा। सर मतलब क्या हुआ इसका? आपका कोई भाई फॉरेन में पढ़ रहा है, तो बराबर, अब फॉरेन में आपका भाई पढ़ रहा है तो आप पेमेंट करोगे उसके कॉलेज की फीस, तो पैसा जा रहा है ना इंडिया के बाहर। यस। 36, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स है। कॉमनली इन इंडिया अ करंट अकाउंट डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय नेट कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, थर्स बाय कैपिटल अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट डेफिसिट को कैपिटल अकाउंट सरप्लस से सेट ऑफ किया जाता है कॉमनली, बोलो, बाय नेट कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बोलो, हो सकता है ये पॉसिबल? इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन गुड्स, सर्विस एंड एसेट। पहला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मेरे को सेकंड आंसर बताओ। बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट में अब गुड्स सर्विसेज वगैरह सब लिखते हो? नो, रॉन्ग। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स आते हैं, सर्विसेज नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। हाँ कि ना? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब पहला बताओ, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो क्या वो कैपिटल सरप्लस से कॉम्प ऑफ हो सकता है? हाँ, होता ही है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस दोनों को मिक्स करके आता है। हाँ कि ना? तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। इसी के साथ गाइस मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए, ठीक है ना? इतना तो अगर आपको पढ़ना ही है, अगर आप इससे कुछ अलग पढ़ रहे हो तो आपको इस चीजों पे फोकस करना होगा। और फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आप हमको बताइए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। और गाइस एग्जाम देने के बाद हम मिलेंगे एग्जीक्यूटिव में वापस। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।